AI आई और छा गई। एक छोटी सी कमांड दीजिए, किताबों की फ़हरिस्त आपके सामने हाजिर है। एक छोटी सी कमांड दीजिए, अपनी स्टाइल शीट ठीक करवा लीजिए। एक छोटी सी कमांड दीजिए, प्रूफ पढ़ लीजिए। एक छोटी सी कमांड दीजिए, पूरी असाइनमेंट लिखवा दीजिए। 4-5 ज़रा अच्छी कमांडें दीजिए, पूरा थीसिस लिखवा लीजिए। इतनी आसानी और इतनी फरावानी, लेकिन हमारे माहिर दोस्त का ख्याल है कि इतनी आसानी और फरावानी के बावजूद AI ने आकर नए मुहक्किक के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, उसका बोझ बढ़ा दिया है। इस पर उनके पास क्या दलाइल हैं, ये तो देखते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप शौक़ के इस सिलसिले को ताल्लुक़ में बदलना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और इस एक सिलसिले के अंदर हम कई और सिलसिले भी जारी किए हुए हैं, जिनमें से एक सिलसिला मसनूई ज़हानत के बारे में है। इससे पहले भी जनाब इदरीस आज़ाद से हम कुछ बातें कर चुके। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत किया। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल सर जो मसनूई ज़हानत के बारे में है वो ये है कि जो तहकीक है, कुछ जो खुसूसी तनाजुर उसमें हम उर्दू तहकीक का भी रखेंगे, क्योंकि हमारा शोबा जो है वो है आपका सोशल साइंसेस का है, साइंसेस का भी है, वो भी रखेंगे। लेकिन जो मजमूई अमूमी तहकीक का एक आलमी रुझान है उसकी वो ज़्यादा पेश नज़र रहेगा। तो ये जो तहकीक है इसमें जो जान मारने की एक कैफियत थी, मुहक्किक के बड़े इसमें यानी आप समझें कि मुख्तलिफ उसके मेराज हासिल करने के पैमाने होते थे कि अगर उसने ये कर लिया है तो बड़ा मुहक्किक हो गया है ये। तो उसमें क्या एक तो मुहक्किक जो है वो जब ज़्यादातर उस पर डिपेंड करने लगेगा तो उसका अपना जो मामला है वो कहाँ रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि किन किन मामलात में ये मुआविन साबित होगी, और इसी के साथ फिर और जो इसके अंदर जो कबाहतें पैदा होंगी अखलाकियात की और चोरी की और इस तरह के मामलात की, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ठीक है। फ़िलहाल जो पेश नज़र सवाल है वो ये है कि तहकीक में क्या फ़र्क पड़ेगा मसनूई ज़हानत के आ जाने से। बहुत शुक्रिया सर। सर मुहक्किक जो है उसकी दो क्वालिटीज़ आप भी पढ़ाते हैं और हमने आपसे ही सुनी है, और साफ जब तहकीक के साफ पढ़ाए जाते हैं कि एक तो वो मिजाज का मतलाशी होता है, मतलब उसको बेचैनी होती है, उसकी नज़रें मुतजस्सिस जहन जो है वो होता है। तो ये तो तय है, उसकी पहला वस्फ है कि अगर वो मुतजस्सिस नहीं है और वैसे PhD वगैरह कर रहा है तो वह ओरिजिनल मुहक्किक नहीं है। तो वो तो चाहे जो मर्ज़ी करता, फिर उसने तब भी वही करना है जब AI होगी, और तब भी वही करना है जब AI नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है जी। दूसरा है मुहक्किक। तो उस मुहक्किक के लिए सर AI मेरे ख़्याल में बाज़ हवालों से उसके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है, और बढ़ने का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है कि वो मुहक्किक फंस गया है अब, और बाज़ हवालों से बहुत ज़्यादा कम कर चुकी है। ठीक है, यानी उसका एक ज़ाविये से उसका बोझ कम कर दिया है, लेकिन दूसरे से उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और थोड़ा नहीं बढ़ाया, यानी उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, उसकी बढ़ने की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पर्सनली एज अ रिसर्चर, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग हम बात करेंगे ताकि मैं अलग अलग वाज़ेह कर रहा हूँ। पर्सनली एज अ रिसर्चर, क्योंकि मुझे भी अब कई साल 2-3 अशरे हो गए हैं सिर्फ रिसर्च में ही अपने आप को रखे हुए। मेरी किताबें या चंद पेपर जो भी हैं वो उसी दरअसल रिसर्च का ही नतीजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो काम बढ़ गया है वो डीप रिसर्च का काम है कि आप जब ChatGPT से या AI से बात करते हैं कि ये मेरा मौजू है, मुझे कुछ हिंट्स दो, कुछ इशारे दो, मुझे कुछ ब्रेन स्टार्मिंग का मौका दो ताकि मैं आइडियाज़ डिफरेंट सोच के तो आगे बढ़ूँ। वो जब देती है तो बहुत से ऐसे नाम उसमें आते हैं, बहुत सी ऐसी किताबें उसमें आती हैं जो आपने सुने हुए भी नहीं होते। पहले तो यहीं से बढ़ गया काम कि आपने जब तय किया कि मैं इस टॉपिक को लेता हूँ तो पहले से आपको कुछ तो पता ही था उस टॉपिक में, लेकिन वो जब आपके सामने स्पिट आउट करती है कुछ नया, तो वहाँ तो बहुत से नए नाम आ जाते हैं, बहुत से नए लोग आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में ही काम बढ़ गया। आप क्या करते हैं, आप उन नामों को अपने पास नोट करते हैं कि अच्छा ये तो मेरे जहन में थे ही नहीं। उसके बाद फिर आप गूगल करते हैं या आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ओहो, जो मेरे जहन में नाम थे ये उससे बेहतर हैं, शायद ये इसने ज़्यादा पहचाना है मौजू को, तो इसलिए इसने ज़्यादा करीब वाले लोग जो इस रिसर्च के फील्ड से हैं वो मेरे सामने लाए। तो आप अपने वालों को पीछे छोड़ के
दूसरे वालों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब पढ़ते हैं तो उसमें नए नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं उनके, जो आपने कभी उनका नाम नहीं सुना था तो आपको वो आइडियाज़ भी मालूम नहीं था। अब फिर आप चैट जीपीटी के पास आते हो, कहते हैं ये क्या कह रहा है, ये नई टर्म यूज़ कर रहा है ये साहब, तो मुझे तो ये पता नहीं चल रहा। वो जब उसको खोलती है तो फिर आपका काम बढ़ जाता है। ऐसे ही वो आपको कहती है कि अब इस फील्ड में भी जाओ, अब उस फील्ड में। एक और आदमी का नाम बता देती है। तो जो सच्चा मुहक्किक है सर, चूँकि मैं पर्सनल मुझ पर बीतती है तो मैं इसलिए ये बात बता पा रहा हूँ, वो फंसता चला जाता है और वो एक नाम से शुरू हुआ था रिसर्च में और उसको 50 नाम ना सिर्फ पढ़ने पड़ जाते हैं। जो मैं आपको ना बताता, एक दिन में लिखे जाने वाला भी आर्टिकल होता है, आपको पता है, जो एक दिन में लिखा जाता है, और एक साल में लिखे जाने वाले भी आर्टिकल होते हैं ऐसे। लेकिन मैं जो एक दिन में लिखे जाने वाला आर्टिकल है, अब मैं अगर वो AI से लिखवाना शुरू करता हूँ ना तो वो एक दिन में नहीं लिखा जाता, यानी उसका टाइम बढ़ गया है। वो मेरे सामने इतना मवाद ला देती है कि मैं कहता हूँ ओह ये क्या कर रहे हो, वो बचपना कर रहे हो ना, वही अधूरी पुरानी बातें लिख रहे हो, पहले ये पढ़ लो। 6 दिन लग जाते, वो एक दिन को 6 दिन कर चुकी है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें AI ने मुहक्किक को फंसा दिया है। उसके सामने वो इतने खाने रख देती है और तरीका बड़ा लजीज है उसका कि वो आप जो पूछते हैं, आपको भी हुआ होगा किसी हाथ से तजुर्बा, कि वो उसके सामने इतनी डिशें रख देती है कि अब वो क्या क्या खाए, और कई डिशों का उसे पता नहीं होता, तो फिर वो उनकी खोज लगाता है कि मेरे खाने की है कि। तो इस तरह से तो काम का वॉल्यूम आप खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि काफ़ी वाकई बढ़ चुका है। जो कम हुआ है आप उसकी बात करते हैं। जिन चीज़ों पे काफ़ी सारा मुहक्किक का वक्त ज़ाया होता था, मसलन किताबें ढूंढना, फिर सारा दिन देखना, और फिर पूरे दिन किताब पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना कि इस किताब में तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आ सके, और फिर उसको रख देना। इस तरह के जितने काम थे लाइब्रेरियों में जाकर करने के, उन सब से इसने छुटकारा दे दिया। दूसरी जो उसके काम का वॉल्यूम इसने कम किया है, वो है सारा थका देने वाला फजूल, जो मुहक्किक को वैसे भी नहीं करना चाहिए था। और जब भी कोई मुहक्किक ज़्यादा बड़ा मुहक्किक बन जाता है, जैसे इस वक्त अब आप हैं कि यूनिवर्सिटी की सतह के प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो वो अपने नीचे 4-4, 5-5 रिसर्चर ले आता है जो PhD के स्कॉलर्स होते हैं या वो MPhil के स्कॉलर्स होते हैं। जैसे मैं खुद आपका एक PhD का स्कॉलर हूँ, तो वो ऐसे अपने, आप सारी बातें यहाँ कर रहे हैं तो वो अपने सामने वो रिसर्च खुद तो कर नहीं रहा होता ज़्यादा, मोस्टली वो रिसर्च को निगरानी कर रहा होता, देख रहा, लेकिन वो उसी फील्ड का चीफ भी है उसी रिसर्च में। तो जब 5 स्कॉलर उसके सामने करते हैं तो उसका म्यार तो बुलंद है ना। तो ये है तहकीक का असल वक्त जो एक मुहक्किक को नसीब होता है कि एक टाइम आता है कि 4-5 असिस्टेंट हों, रिसर्च असिस्टेंट, और फिर वो अपने शौक़ को उनमें फैला दे, 4-5 टुकड़ों में मौजूद तकसीम कर दे। शौक़ उसका ही होता है क्योंकि उसमें आने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ये असल मकाम था रिसर्चर का। तो ये आखिरी बात मैंने इसलिए की है कि जब रिसर्चर का था ही यही मकाम कि वो फजूलियात वो ना करे किताबें निकालने की, जब वो बड़ा आदमी बन जाता है, बड़ा रिसर्चर बन जाता है, तो ऑलरेडी वो नहीं करता, दूसरे उसके लिए करते हैं। तो वही काम अब छोटे रिसर्चर के लिए भी हो गया आसान। हाँ, कि उसको चैट जीपीटी या असिस्टेंट ऐसा मिल गया, रिसर्च असिस्टेंट, जो वो काम जो आपके असिस्टेंट करते थे, हाँ वो करता है। और इसके चूँकि ये तो रिसर्चर खुद है तो इसका आइडिया होता है बेसिकली, और इसको फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग की वजह से नित नए और आइडियाज़ आते रहते हैं। तो ये काम ना फैल गया है, रिसर्च बहुत बढ़ गई है और तेज़ी से बढ़ेगी, मेरा ये पर्सनल ख्याल है। आपने जो दोनों बातें की हैं, ये दोनों ही यानी कम से कम हमारे यहाँ, मैं बाकी शोबों का चूँकि इतना ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, उर्दू की बात करते हैं, मेरा ख्याल यह है कि दोनों ही ये मॉडल जो है ना ये मफकूद है हमारे यहाँ, यानी वो नहीं है। मसलन उसूलन ये होना चाहिए कि प्रोफेसर जो भी होता है उसके टेबल पर एक मौजू खुलना चाहिए। ऐसे ही उसने खोला एक मौजू को, और उसके 4-5 हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं छोटे जो, और फिर उसके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनमें से एक एक हिस्सा लेके वो कर रहे हैं, और वो किसी बड़े काम के साथ वो लिंक्ड है। पहले मैं जब चीन में था तो उस वक्त यानी हमें ईमेल आया करती थी कि हमारे शोबे का जो प्रोफेसर है उसको यानी हुकूमत की तरफ से जब आया था कोई रिसर्च का प्रोग्राम, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आई थी, और ये मामला जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के सुपुर्द हुआ है। उस जो काम में से अपना अपना हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों ने ले लिया है। हमारे शोबे के प्रोफेसरों के हिस्से में ये काम आया है। अब वो प्रोफेसर साहब जो हैं वो अपने असिस्टेंट्स की तलाश में लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप अगर इस फील्ड से हैं तो आप जाएं, तो आप इस रिसर्च के होते हुए काम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल आती थी और मुसलसल आती रहती थी कि अब ये काम आ गया, अब ये काम आ गया, ये काम आ गया। तो प्रोफेसर की टेबल पे रिसर्च खुलती थी और उसके साथ काम करने वाले लोग जो, अब हमारे यहाँ ये मॉडल नहीं है। नहीं है। यानी अगर हम किसी से कहें कि ये ऐसा हो
तो पहली बात तो यह है कि यानी किसी रिसर्च का, कम से कम उर्दू की किसी रिसर्च का कोई इंसलाक इंडस्ट्री के साथ या हुकूमती पॉलिसी के साथ या उस तरह से बहुत कम ऐसा मामला है कि हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो भी ऐसे ही ज़ाती से एक काम होते हैं तो वो कर देते हैं, अदरवाइज़ वो मामला नहीं है। बल्कि अगर आप एक लुकमा देने दें मुझे तो कि उर्दू बोलने वाली जो उर्दू है जिसके लिए आप लोगों ने, जिसके लिए अदब और बोलने वाली उर्दू जिसके लिए आप लोगों ने इदारे बनाए हुए हैं, वो ढूंढ के दिखाएं, आपको नहीं मिलेगी लोगों में। लोगों में तो टिकटॉक से आने वाली उर्दू है, लोगों में तो मॉडर्न उर्दू है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ कोई भी। तो ये इतने बड़े इदारे अपना कंटेंट कहाँ लगाएं? आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ तो बताते, कोई निसाब बनाने वाली जगह होती है, कोई खबरनामे लिखने वाले जगह, कहीं तो आप लोग भी फिट आते हैं, कुछ जुड़त होती है, ड्रामे लिखने वाले होते हैं। अब आप देखें कि मसलन उर्दू पढ़ा हुआ आदमी जो है उसके लिए जॉब मार्केट सिर्फ टीचर बनना है। और जॉब मार्केट है ही नहीं कि यानी ना है और ना हमने बनाई ना ढूंढी। बहरहाल उस बात को एक तरफ करते हैं, तो इसका मतलब है वो वाला मॉडल जो है वो यहाँ के मुहक्किक के लिए तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो आसानी जो उसके लिए पैदा होती थी वो आसानी तो फिर ना हुई क्योंकि वो मुहक्किक ही नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे यहाँ तो वो ना हुई। इसी तरह वो जो मुश्किल थी कि आगे से आगे ढूंढने वाला है, वो तो पहले भी हम करके राजी नहीं थे। तो पहले भी जान छुड़ाते थे ऐसी ना कि मतलब नहीं फंसाने वाली आप ये कहते थे कि आपका मेरा वो, यानी हम कई दफ़ा थीसिस में ये बात करते थे कि भाई आपका थीसिस जो है वो आपने जिस साल जमा कराया था उसी साल में ये नई किताब आ गई थी एक, तो उससे इस्तेफादा करके आपने उसमें क्यों शामिल नहीं किया? तो वो कहते थे कि मैं उससे पहले जो है वो ये कर चुका था या सिनॉप्सिस के वक्त इतना था, तो वो इतना करंट भी नहीं होता कि जब तक वो जमा करवा रहा है उस वक्त तक की चीज़ों को भी ले ले, चाहे जाए कि चैट जीपीटी उसे एक काम सुझाए और वो उसके पीछे लग जाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसी नुक्ते पे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वो ये आप ही से पूछ रहा हूँ कि जब ये दोनों मामलात हमारे यहाँ नहीं हैं तो फिर हमारा जो मुहक्किक है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये फिर कैसे आके। लेकिन मैं पहले आपके उस हिस्से में जो आपने तफसील से बात किया ना उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। उसको आपने जो फरमाया है वो दरअसल पस मंज़री मुताला की ताज़गी, कितना फ़्रेश है आपका पस मंज़री मुताला। साइनॉप्सिस के वक्त जो पस मंज़री मुताला आपके पास था, दौरान थीसिस वो कब तक पहुँचा, और क्या आपके अंदर इतनी ज़रूरत है कि जब आप थीसिस जमा करवाने लगे हैं उसी दिन नई रिसर्च आ गई है, तो क्या आप एक साल और लेट कर सकते हैं अपने थीसिस? मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे वो टीचर थे रिसर्च के, तो उन्होंने कहा कि ये जो नोबेल प्राइज़ लेने के ख्वाब देख रहे हो ना रिसर्च के ज़रिए, ये PhD डिग्री के बाद लेना। अभी तुम कोई इधर उधर से मौजू पकड़ो, डिग्री मुकम्मल करो, निकलो यहाँ से। जब हमारा रिसर्च का टीचर और बड़ा नाम टीचर वो अपनी पूरी क्लास को जिसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भरा इसलिए है कि यहाँ रिसर्च की जाए, उसको ये सबक देगा, तो उसके नतीजे में वो लोग भी ऐसे ही करेंगे, जो उस्ताद कहता है तो वो करेगा, तो फिर बाद में कौन करता है सर रिसर्च? सो ये तो नहीं बन सका कि हमारा रिसर्च का। अब जो आपका पॉइंट है उस पर ज़रा मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए कि पस मंज़री जो मुताला है उसकी ताज़गी का एक वाक़या सुनिए और देखिए कि कितनी बड़ी चीज़ आ गई है दुनिया में AI के बाद। एक साइंसदान था जिसका नाम था बोल्ट्ज़मैन, और फिज़िक्स के लोग जानते हैं कि वो बाज़ हवालों से आइंस्टाइन से भी बड़ा साइंसदान था। 19वीं सदी के अवाखिर में उसने दावा किया कि ये कायनात और इसका मादा छोटे छोटे ज़र्रों से बना हुआ है, जिसको आज हम एटम कहते हैं। तब तक कंटिन्यूअस समझा जाता था, कायनात को डिस्क्रीटनेस को माना नहीं जाता था, तो उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। वो थर्मोडायनामिक्स का बंदा था और जिस रास्ते से वो देख रहा था कि ये एटम है, उस रास्ते से आज मुझे भी नज़र आता है और आपको भी आएगा कि ये एटम है, लेकिन वो अभी आगाज़ था, उसने पहली दफ़ा देखा था। जी, उसने पहली दफ़ा उसने बता दिया। अब वो थोड़ा सा जज्बाती था, हसास था, जैसे शायर अदीब लोग होते हैं। तो जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि इटली के एक होटल के कमरे में उसने 1906 में ख़ुदकुशी कर ली पंखे से लटक के। जबकि 1904 में आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन पर पेपर लिखकर हतमी तौर पर यह साबित कर दिया था कि एटमों का वजूद होता है। और 19वीं सदी के आखिर में उसने दावा किया, 6-7 साल उसने इंतज़ार किया कि कोई तो मुझे नोबेल प्राइज़ दिलवा दो। सब ने मजाक उड़ाया, उसने ख़ुदकुशी कर ली 1906 में, और 1904 में पेपर आया आइंस्टाइन का ब्राउनियन मोशन पे, जिसमें हतमी तौर पे साबित हो गया कि एटम होते हैं। अगर उसको 2 साल पहले पता चल जाता तो वो ख़ुदकुशी क्यों करता?
अगरचे लिखने वालों ने ये लिखा है कि वाहिद ये वजह नहीं थी, वो जज्बाती इतना था कि और भी जो उसके नफसियाती मामलात थे उन्होंने उसको खुदकुशी की तरफ, लेकिन ये मेन वजह लिखते हैं, मेन लिखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये वजह। तहकीक का मुताला, उसका पस मंज़री मुताला उसका ताज़ा नहीं था कि वो अपने आप को ज़िंदा रख सकता, उसने जान दे दी। अगर आज देखें तो पल पल, यानी मैं आपको हैरान करता हूँ, एक AI की ऐप है, उसका नाम है पेपर पाल, ठीक है, वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऐड ऑन के तौर पे डालने के लिए। ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप आम यूज़ करते हैं उसमें, और उसमें बड़ी अच्छी उर्दू नस्तालीक भी है, और ये मैं उर्दू के लिए बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए तो इसको 100% ट्रू समझे ना, तो उर्दू के लिए भी इसको 60-70% इस बात को दुरुस्त समझें। वो जब उसमें ऐड ऑन राइट साइड पे खुल जाता है तो रिसर्च का मेयार ये हो जाता है कि आपने एक लाइन टाइप की, उसने कहा कि ये फ़लाँ पेपर से आ रही है बात, ये फ़लाँ पेपर से आ रही है बात, ये बात ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दो, सजेशंस आती जाए। आपने दूसरी लाइन टाइप की, आपने अभी एक पैरा टाइप किया ना, दोनों जो मैंने पहली बात किया ना, दोनों आप पे लागू हो जाएंगी बातें। पहली ये कि उस एक पैरे से आपको उस जहान में निकलना पड़ेगा, क्या बात है, क्या आपका शायद वो एक पैरा 10 दिन मज़ीद भी सेट होता रहे। दूसरी बात यह है कि सहूलत जो चाहिए थी किताबें खोलने की, वो इतनी इंस्टेंट हो जाएगी कि लफ्ज़ निकला है तो पेपर पाल ने पढ़ा है, और उसने कहा ये पिछली बात के साथ मिला के देखूं, ये जो 2,70,000 पेपर पढ़े हैं फ़लाँ जगह पे, उनमें ज़रा देख लूँ, ये जो 87 मिलियन साइज स्पेस का पेपर पड़ा है ज़रा उसमें देख लूँ, वो सारे घूमेगा, देखता रहेगा। उस वक्त तो उसको ये भी पता है कि आप उस पर आंखें टिका के नहीं बैठे हुए, तो जल्दी जल्दी घुमाता भी नहीं है, आप लिखते जाएँ आराम से, वो देखता जाएगा आराम से। आपका एक पैरा मुकम्मल होने पर आप देखिएगा थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, जितना वो उसमें से निकालेगा मवाद, या ये आप करें ये ना करें, ये कर दें ये ना। और अगर आप फॉलो करते हैं उसको, पहली बात तो यह कि साल का थीसिस 2 साल 3 साल में मुकम्मल होगा, क्योंकि उसने काम बढ़ा दिया। दूसरी बात यह कि वो इतना फ्रेश पस मंज़री मुताला होगा कि जिसको रिसर्च कहा जाता है। देखिए सर, मैं एक थोड़ा सा नुक्ता एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अगर आप एक थीसिस लिखते हैं और आप फरमाते हैं कि ये रिसर्च है, लेकिन अच्छा बड़ा मेहनत से लिखते हैं, मैं उस रफ थीसिस की नहीं, मैं अच्छे थीसिस की बात करूँ, आप मुतमईन हो जाते हैं कि ये रिसर्च है। फिर अगर उस पेपर को आप खोलते हैं और फिर देखते हैं कि ये आलमी मेयार की नहीं थी, क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा है वो होम्योपैथी साबित हुआ इसलिए कि मैंने अपने घर की किताबें देखी, अपने आसपास महदूद मेरी दुनिया थी, ओहो ये चीज़ तो दुनिया में पहले इतनी हो चुकी है। तो इसका मतलब है जितना भी अच्छा पेपर आपने लिखा, उस फ्रेश नॉलेज के बग़ैर, अगर उस सारी दुनिया की लाइब्रेरियों तक पहुँचे बगैर जब आप करते थे रिसर्च यहाँ, तो सारे पेपर अब पुराने उठा लें, उनका सब का मेयार, हालांकि रिसर्चर तो सारे अच्छे थे ना, लेकिन उन सब का मेयार आज के उस मवाद के मुकाबले में डाउन नज़र आएगा। क्योंकि क्या था, वो इंडिया में बैठ के रिसर्च कर रहा है तो कितनी दूर जा सकता था वो आलमी। अच्छा, तो मेरा नुक्ता एतराज़ ये है कि जिसको रिसर्च कहते हैं उसका तो एक ही क्राइटेरिया कि आलमी तौर पर एकेडमिक सतह पे उसकी हर बात काबिल कबूल हो, उसमें मतलब आर्गूमेंट काबिल कबूल हो, इस तरह दावे की तो मैं बात नहीं कर रहा। तो उसको कहते हैं एकेडमिक लेवल पे सब ने मान लिया कि आर्गूमेंट ठीक आ रहा है, इसमें हमें एतराज़ इस कज़िए पे है या इस कज़िए पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितनी रिसर्च पहले होती थी वो सारी की सारी, इवन कि आइंस्टाइन ने भी अगर की है, जैसे अभी मैंने बोल्ट्ज़मैन से साबित भी कर दिया, वो बाज़ हवालों से ज़रूर महदूद रहती थी। आज की दौर की जो रिसर्च हो रही है ये और चीज़ है, ये जहान, इसको नाम ही दुनिया रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि आप एक लफ्ज़ लिखते हैं आप फंस जाते हैं। मैं पर्सनली ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने अब 2-3 मज़मून पिछले दिनों में लिखे हैं, लेकिन वो वही आर्टिकल मैं 2 दिन में 3 दिन में लिख कर हवालों समेत भेज दिया करता था। लेकिन अगर आप रिसर्च के मूड में हैं तो आप दयानतदार हैं तो आप फंस जाते हैं ना। एक लफ्ज़ आ जाता सामने, आप कहते हैं ये मैं डंडी मार रहा हूँ, अगर मैं पिछली बात की वजह से इसको जारी रखूँ तो थीसिस तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी तहकीक ना करो, ये अभी जो नया सामने आ गया, तो उससे रुक जाता है। तो ये तो असल रिसर्च के लिए, अब मैं आखिरी जुमला, असल रिसर्च के लिए AI एक नेमत गैर मुतरक़बा है और वो आदमी को बड़ा आदमी बना रही है, हर रिसर्चर। जबकि PhD के थीसिस जो डिग्री के लिए किए जाते हैं या MPhil के, उन लोगों के लिए तो ये क्लीशे का अंबार है, और वो जितना भी उसमें से लिखवाएंगे ना, मैं अभी थोड़ी, अगर आप सवाल करना चाहेंगे उस पर एकेडमिक राइटिंग पे, तो वो अपने अल्फाज में आर्टिकुलेट कर दें, नहीं तो मैं अब उस एकेडमिक राइटिंग की तरफ खुद नहीं चला जाता हूं। एकेडमिक राइटिंग की मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि देखिए, यानी एक मरहला तो ऐसा भी आता है ना
कि जहाँ पर आकर आपको ये फैसला करना होता है कि भाई इससे आगे नहीं मैं जाना। बस करूँ, हाँ ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो आप फरमाएं ये तो एंडलेस है ना, एंडलेस है, यानी एक आप शय खोलते हैं बिल्कुल, तो उसके अंदर 10 चीज़ें और हैं, तो 10 को आप खोलेंगे तो उसमें 10 और चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है ये तो आदमी को पता चल जाता है कि भाई मेरे से कितना अमर, यानी कुछ डाइल्यूट होते मामला जो है वो इतना दूर चला जाता है कि वो आपसे डायरेक्टली मुताल्लिक नहीं होता। बेहतरीन बात की आपने, ठीक है ना? बिल्कुल, ये तो करना तो पड़ता ये है। तो एक वक्त में करना पड़ेगा, यही क्योंकि रिसर्चर करेगा ना, अगर वो एक इंसानी दिमाग रहेगा मशीन के अलावा, तो वो यही तय कर सकेगा ना इजीली कि मैं यार मेरी ये हुदूद है। लेकिन उन हुदूद का मतलब ये नहीं होगा कि उन हुदूद में मसलन उसने 100% रिसर्च कर सकता था वो, मगर उसने 10% पर इक्तफा का फैसला किया। लेकिन क्या उन 10% के मवाद में वो क्या ले रहा है, आलमी सतह का आर्गूमेंट या लोकल सतह का आर्गूमेंट? सो लोकल रिसर्च के बारे में कह रहा हूँ कि दैट शुड नॉट बी इवन कॉल्ड रिसर्च, चाहे वो फोक विजडम पर भी हो। ठीक है, कल्चर की बात हो रही है, आपके लफ्ज़ पे हो रही है आपके, लेकिन बात तो आलमी आर्गूमेंट। देखिए उसका रेफरेंस यहाँ से आएगा जी, हाँ रेफरेंस यहाँ से आएगा, लेकिन जो उसका उसूल है उसूल वो तो आलमी है ना, वो तो वो वही रहेगा। अच्छा, कुछ जो है वो भी, यानी जो असिस्टेंट आपने फरमाई इससे पहले, वो तो है कि किताबें आपको ढूंढ देगी, यानी कि किताबें आपने निकाल दी, मवाद इकट्ठा कर दिया, ये सब कुछ है। लेकिन जो एकेडमिक राइटिंग है उसके भी तो कुछ टूल्स हैं ना, कि किस तरह से आपने उसको लिखना है, कि यानी जुमला बनाना, इबारत आराई जो है ना, वो वाला मामला है, वो भी तो मदद ले रहे हैं ना लोग। तो उसमें किस हद तक मददगार हो सकती है? एविड नोट एक एआई की है, एविड नोट के नाम से, जैसे चैट जीपीटी है, रिसर्च के लिए बनी हुई ऐप। ठीक है। दूसरी है कंसेंसस, ठीक है, ये रिसर्च के लिए बनी हुई ऐप है। तीसरी पेपर पाल मैंने आपको बताया, चंद और भी आ गई हैं। इनका काम क्या है, ये और साइस्पेस, इनका काम यही है कि ये आपसे ना, ये जो भी आपका सवाल है टिपिकली उसका जवाब देती हैं, कि ये आपसे ना लिखवाती हैं आपसे। अगर आप चैट जीपीटी तक रहेंगे ना, तो चैट जीपीटी तो एक स्पिट आउट करेगी ना तहरीर, वो तहरीर एक मजमून सा बनाएगी, सारे पुराने क्लीशे वर्ड्स जोड़ के, वो आपके किसी काम की नहीं है एज एकेडमिक राइटिंग। ये आपसे लिखवाएगी, करेगी क्या कि सबसे पहले तो ये आपसे साइनॉप्सिस बना, बल्कि सबसे पहले आप आएँ उन्वान पे। तो जब आप उससे पूछेंगे साइज स्पेस के कि ये मेरा उन्वान है, मुझे इस पे मंजूरी चाहिए अपने बासर की कमेटी तक से, तो अब मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? तो सबसे पहले तो वो पूरी दुनिया में घूमेगी कि इस उन्वान पे पहले कितने काम हुए हैं, तुम्हें करना चाहिए, यानी सारे मशवरे दे देगी वो 15 सफ़े का कौन पढ़े। लेकिन जब आप एक फैसले पर पहुंच जाएंगे कि ये मेरा उन्वान है, अब ये रिसर्च वाली ऐप्स हैं, ये आपको थकाती हैं। जब आप वो ले लेंगे तो फिर वो आपसे साइनॉप्सिस बनवाएगी। अब आप उसको अपना इलाका बताएंगे कि मैं इस इलाके का हूँ, मैं उस इलाके की वजह से वो आपके साइनॉप्सिस का पैटर्न बदल देंगे। आप यूनिवर्सिटी बताएंगे, उसकी वजह से वो आपके साइनॉप्सिस का, टिपिकली जो एपीए स्टाइल चाहिए, जो एमएलए स्टाइल चाहिए, जो शिकागो स्टाइल चाहिए, वो टिपिकली आप पहले उसको सारी फीडिंग देंगे कि मुझे जो साइनॉप्सिस लिखना है वो इस के अंदर लिखना है, बिब्लियोग्राफी तक। तो वो आपको पहले एक उसका रफ़ खाका बना के दे देगी, फिर उसके अंदर आप चीज़ें पुट करते चले जाएंगे। अगर आप अब तहरीर, मैंने कहा ना कि आप टाइप करते जा रहे हैं, अगर आप एक नॉन एकेडमिक एक जुमला भी टाइप कर देंगे तो वो आपको उसी वक्त स्टॉप करेगी, मतलब उसी वक्त तो खैर मैंने मुबालगा किया है, वो आपको राइट साइड पे बता रही होगी कि जब भी नज़र डालोगे तुम्हें नज़र आ जाएगा कि नॉन एकेडमिक जुमला आ चुका है, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, लेकिन टाइप आप कर रहे होंगे। सो इसका ये है कि जो एकेडमिक राइटिंग है, मैं पहले भी आपके उस कॉन्फ्रेंस में, ये तो उसी तरह नेविगेशन वाला सिस्टम है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव तो आप खुद करते हैं बिल्कुल, लेकिन वो आपको बताती है कि अब दाएं जाएं, बाएं जाएं, यू टर्न आ रहा है, आपको बताएगी कि देर के बाद इधर मुड़ना है, और ये वो। तो चूंकि नॉन एकेडमिक राइटिंग नहीं रश है, चूंकि नॉन एकेडमिक राइटिंग तो एक लोकल वर्बल गुफ्तगू होती है, कोलोकियल किस्म की, स्लैंग लैंग्वेज भी आ जाती है उसमें, तो ये तो एक और तरह की राइटिंग है। सो इस राइटिंग को जितना, मैं पहले भी ये बहुत कहा करता हूँ दोस्तों में भी, कॉन्फ्रेंसों में भी, कि एकेडमिक राइटिंग बेसिकली इंसान के बस का पहले भी काम नहीं थी। वो इसलिए कि मसलन हम जब लिखते हैं हवाएं चल रही थी, तो ये जुमला गलत है, हवा तो नहीं चलती, उसके पैर नहीं होते। यानी जब आप ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप, इंसान के बस का काम नहीं है कि वो पूरी तरह से लिख सके, हमेशा वो कुछ ना कुछ कर देगा उसने अपने इमोशंस की वजह से। नहीं, वो तो ज़्यादा लफ्ज़ महदूद हैं, तो आपको मजाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मैंने मिसाल ही गलत दी ना, हवा चल रही है, इससे अच्छी मिसाल मसलन हवाएं सरगोशियाँ कर रही थी, ज़रा और आगे, इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी आपको रिसर्च में लिखने की। हवाएं चल रही थी कि मिल जाएगी, ऐसे ही है, वो रोज़मर्रा है ना। हाँ,
वो रोज़मर्रा है। हवाएं सरगोशियाँ कर रही थी कि आपको नहीं मिलेगी ठीक, गैस, हाँ। कि विस्परिंग, ये तो अदब हो गया जी, हाँ, तो ऐसे लिटरेचर हो बिल्कुल। सो ये तो लिटरेचर होता है सब्जेक्टिव, तो ये तो सब्जेक्टिव राइटिंग है। ऑब्जेक्टिव में आओ, इतनी हड्डियाँ हैं जिस्म में, 2 आँखें हैं, इतना वज़न, बिल्कुल सही। ओके। हाँ, ठीक। सो ये तो करीब वो चीज़ें सकती हैं जिनका नाम एआई है, जिनका काम ही यही जी, है कि जी, वो इस तरह अच्छा, की। हाँ, सो मतलब इसलिए मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि एआई की तहरीर जो है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एकेडेमिया की वजह की तरफ से जल्दी, और ये प्लेजरिज्म का ये ऑब्जेक्शन हट ही जाएगा। अभी तो है ही नहीं, वैसे आने वाला है, 1-2 साल रहेगा ऑब्जेक्शन कि एआई जो है वो प्लेजरिज्म है अगर उसका लिखा हुआ आप लें, पता नहीं ना भी आए। मेरा ख्याल नहीं, वो ये आ रहा है। आ रहा है, आ हाँ, रहा यही है मैंने और सुना उसका था फिर हाँ, प्रोफेसर से हाँ, कि आने वाला है कोई टूल वो बताएगा कि ये एआई का लिखा हुआ है कि जी, नहीं हाँ, का। ऐसे कैसे। लेकिन अगर आ भी गया तो ये 2-3 सालों में ख़त्म हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आखिर ये मान तस्लीम कर लिया जाएगा कि यार जितनी भी अच्छी लिखें एकेडमिक राइटिंग ऑब्जेक्टिव वाली वही लिख सकती है। हाँ, तो इसका अपना आइडिया वो देखा जाएगा, तो मुश्किल पैदा हो गई है जो जाली मुहक्किकीन के लिए कि वो तो सारा फिर लिख ही क्लीशे रहे होंगे, और क्लीशे को तो जूही कोई टूल, जैसा आप कह रहे हैं, जूही कोई टूल उसके पास से गुजरेगा, सूंघ लेगा कि ये तो किसी काम का नहीं है, आर्टिकल ही किसी काम। वो एक चीज़ चेक नहीं करेगा ना, लफ्ज़ों को दोबारा अब जो प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं वो क्या चेक करते हैं कि लफ्ज़ों को दोबारा हाँ, रिप्रोड्यूस तो नहीं किएगा। सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो ये आता तो है ठीक ना। चीज़ नहीं है। असल तो वो किसी इंसान को चेक करना चाहिए था ना, प्लेजरिज्म जी, जानता हो कि ये ख्याल भी ये चोरी हाँ कर जी, रहे हैं, ऐसे तो ये तो चैटजीपीटी चेक कर ऐसे सकती ऐसे है। नहीं, वो होता ऐसे ही है असल में। हम उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, लेकिन वो सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है। हाँ, उसकी बुनियाद पर फैसला जो है वो हाँ। आप खुद करते हैं कि वाक़तन सिमिलैरिटी जो है वो इतनी हो गई है, वो प्लेजरिज्म भी है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सिर्फ ठीक। सिमिलैरिटी, लेकिन वो सिर्फ इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर है उसका। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर पे ये फरमा दीजिए कि जो ये जो हो रहा है, इसकी बुनियाद पर आपका क्या ख्याल है कि जो तहकीक की जो एक रविश चल रही थी, या बहुत से उसके साथ एट्रीब्यूट्स मुंसलिक थे, यानी ऐसा है जिसमें यानी बिल्कुल मशीनी काम नहीं था, तो ये ज़्यादा मशीनी हो जाएगी? क्योंकि मारूज़ी जो अब हम कहते हैं ना, हम ये ज़ोर देते थे कि सब्जेक्टिविटी जो है वो ख़त्म करें उसमें से और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो अब ऑब्जेक्टिविटी मशीन तो ज़्यादा पैदा कर रही है, तो फिर उसको अच्छा रिसर्चर होना चाहिए। तो मशीनें जो है वो इंसानों से अच्छी रिसर्चर होना शुरू हो जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि आइडिया, बहरहाल मैंने अभी आपसे जब ये बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि एक पेपर आया आपके पास, उस पेपर को आपने डाला जो आप कह रहे हैं कि नया आने वाला है। मैंने भी प्रोफेसरों से ही सुना था कि वो आने वाला है जल्दी, जो चैट जीपीटी को की तहरीर को चेक कर लेगा। आपने उसमें वो पेपर डाला, अब उस पेपर को चैट जीपीटी ने चेक किया या एआई ने चेक किया, तो क्या सिर्फ लफ्ज़ों को चेक किया? नहीं, ये तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उसमें आइडियाज़ को चेक करेगा। अब अगर आइडिया नया नहीं है उसमें, तो प्लेजरिज्म कहलाएगा, और अगर आइडिया नया है तो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आइडिया नया है, ये तो जैसे अभी आप और मैं इस वीडियो से पहले म्यूज़िक की बात कर रहे थे, तो हमने कहा इम्पॉसिबल है कि कभी चैट जीपीटी विदाउट क्लीशे म्यूज़िक, मैंने कहा इम्पॉसिबल है कि कभी चैट जीपीटी जो है वो विदाउट क्लीशे आपको दे सके म्यूज़िक। उसने टुकड़े जोड़ने हैं ना, तो एक टुकड़ा भी जोड़ दिया तो क्लीशे बीच में घुस आया ना। सो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि चैट जीपीटी या एआई कभी भी रिसर्च कर सकेगी उस तरह से जैसे एक ह्यूमन कर सकता है। ये मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी ह्यूमन की एबिलिटी है कि वो अपने शऊर के इस्तेमाल से एक नया आइडिया, बिल्कुल नया आइडिया सोच सकता है। और हम बज़ाहिर देख लें कि चैट जीपीटी, अभी देखें, हमने उन्हें बताया, मैंने उस दिन बात भी आपसे की थी कि ये प्रोटीन्स बनाओ, ये वाली चाहिए, तब उसने बनाई। अगर आप उसको वो सारा डाटा ना दें, यानी जितना आपने डाटा दिया उसने कितनी बनाई होगी? 1000 प्रोटीन बनाई होगी। प्रोटीन तो इन्फिनिट चाहिए ना प्रोटीन हमें। इसका मतलब है फिर भी आपने जब नई प्रोटीन मांगनी है तो आइडिया आपने उसको देना है कि ये वाली प्रोटीन बनाओ। आप उसको यूँ नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर तो सारी इन्फिनिट प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो फ्यूचर की सारी अभी बना दो। तो आइडिया तो आइडिया जो है वो सारा इधर से आएगा। असल में ये एक होने वाला है कि ह्यूमन और एआई जो है ना वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। एआई को एहसास हो जाएगा बहुत जल्दी कि ह्यूमंस जो हैं उनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और ह्यूमंस को यह खुशी होगी कि चले इस बहाने हमारी कुछ बचत हो जाए। ऐसे ये तो जिन वाले काम है कि वो जितना मर्जी ताकतवर है ये वो, लेकिन उसे कहना पड़ता था कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका। बिल्कुल, क्या हुक्म है, जिन है, जिन का माने होता है, जिनका लुग़वी माने होता है नजर ना आने। ऐसे ही है वो जायंट के मानों में। बिल्कुल, लेकिन वो जो क्या हुक्म है मेरे आका जो है
इसका मतलब है कि आका जो है उसको कोई ना कोई हुक्म देना ही पड़ेगा, बिल्कुल, तो तब जाके काम होगा। और आका इंसान ही है हाँ, इसका। तो इसका मतलब है कि कुछ जब भी हम बात करते हैं जनाब इदरीस आज़ाद साहब से, तो उम्मीद वाला जो मामला है वो निस्बतन ज़्यादा है उनके यहाँ, रिजाइयत उनके यहाँ ज़्यादा है। अब पता नहीं ये खुशफहमी है, खुशगुमानी है, या वाक़तन ऐसा ही है। जैसा भी है, बहरहाल हमें उम्मीद की तरफ ही देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।